मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th के रिलेशंस और फंक्शंस यानी कि सेकंड चैप्टर जो आपका चल रहा था उसका आज हम लास्ट पार्ट यानी कि चौथा पार्ट लेके आ रहे हैं फंक्शंस का। रिलेशंस और फंक्शंस आपके दो पार्ट में बटा हुआ है। इसका पहला पार्ट रिलेशंस है, दूसरा पार्ट फंक्शंस का है। तो फंक्शन का आज हम लास्ट पार्ट यानी कि चौथा पार्ट लेके आ रहे हैं और इसमें इसके पहले बहुत सारी चीज़ों की यानी कि जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ्स, उनके डोमेन, उनके रेंज, ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। और कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के भी सॉल्व कराए जा चुके हैं और अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखा था, उन क्वेश्चंस पे भी आज डिस्कशन शुरू होना है। उसके पहले एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो क्लास 12th के विद्यार्थी इस समय चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये पूरा एकदम सख्तीपूर्वक कहना चाहता हूँ कि वो लोग ये रिलेशंस और फंक्शंस का टॉपिक अवश्य पढ़ें। अन्यथा रिलेशंस और फंक्शंस का अब जो वीडियो आप 12th में देखेंगे तो फिर आपको थोड़ी समस्या आएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसका बेस यहीं से तैयार करें 11th के वीडियो से। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, अन्यथा फिर आपकी परीक्षाएं अच्छी नहीं हो सकती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आप देख रहे हैं जुलाई आपका लगभग क्रॉस हो चुका है और इसके साथ अगर ऐसी समस्याएं आपके साथ लगातार बनी रहेंगी, क्लास ऑफलाइन सीधे आप नहीं ले पाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका करियर भी आगे बहुत बेहतर नहीं बन सकता है, तब जबकि आप अपने पढ़ाई के प्रति पूरी ईमानदारी से नहीं काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, डीपीएम क्लासेस का ये चैनल मैथमेटिक्स के लिए पूर्ण रूप से समर्पित चैनल है। आप इस पर पूर्ण रूप से अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। फिलहाल क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से मैं पूरी सुविधाएं दे रहा हूं। बाकी डिफेंस सेक्टर के यानी कि एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूं। उनके लिए कोई विशेष अभी मैं सिस्टम नहीं मैनेज कर पा रहा हूं, लेकिन 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम कर रहा हूं। विद्यार्थी सुविधा का लाभ उठाएँ और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हुए अपने आसपास के सराउंडिंग के लोगों को बताएं चैनल के बारे में, जिससे कि आप जो भी विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अच्छा लाभ ले सके चैनल का। अन्यथा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे चैनल्स पे विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से अच्छा नॉलेज नहीं दिया जा रहा है और समस्याएँ आ रही हैं, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसी समस्याओं को मैं फ़िलहाल नहीं आड़े आने दूंगा। मैं प्रयास यही करूंगा कि आपकी एक एक समस्या को मैं बोर्ड पे बताने का प्रयास कर रहा हूं, या फिर आप अपने कमेंट्स के जरिए जो भी क्वेश्चंस पूछना रहता है आप लोग बता दिया करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं। या फिर विद्यार्थी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे दोनों जो दिए जाते हैं, इसके क्या नाम है, टाइटल के साथ दिए जाते हैं, वो दोनों ही नंबर व्हाट्सएप नंबर के लिए आपके पास दिए जा रहे हैं। और दोनों नंबर पे भी किसी पे भी अगर आपको कोई समस्या हो क्वेश्चन से संबंधित, तो आप उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के आप भेज सकते हैं। शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो की। और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। एक विद्यार्थी ने वीडियो में यहाँ पे कमेंट किया था कि कोई क्वेश्चन उसका छूट गया था। वहाँ पे जो क्वेश्चन उसने पूछा था वहाँ पे शायद वो क्वेश्चन इनवर्स रिलेशन का है, तो यहीं से बात की शुरुआत करूंगा। जैसे एक रिलेशन यहाँ पे r इक्वल्स टू इस प्रकार से दे दिया जाए, अगर 1 2 3 4 2 5, ये एक रिलेशन हमने लिख लिया है यहाँ पे। अगर इसका इनवर्स रिलेशन यानी कि r इनवर्स ज्ञात करना हो, तो r इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि r इनवर्स में जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के क्रम को हम लोग चेंज कर देते हैं, तो ये r इनवर्स यानी कि दिए गए संबंध का प्रतिलोम संबंध ज्ञात किया जाता है।
इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स इक्वल्स टू, बिल्कुल आसान है लेकिन आपने कमेंट किया है तो मैं बता दे रहा हूँ। जहाँ पे 1 2 था वहाँ पे 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 हो जाएगा और यहाँ पे 5 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये आर इनवर्स यानी कि आर का प्रतिलोम संबंध हो जाता है। आगे चलेंगे हम आपके क्वेश्चंस पे और आपकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से जिसको मैंने बताया है कि इससे सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है f(x) इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x। इसका आपको डोमेन और रेंज बताना है, तो बहुत आसान है, आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ये f(x) इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ x। इसका डोमेन और रेंज विद्यार्थी जानते हैं कि मैंने मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज आपको बता रखा है। डोमेन इसका पूरा रियल नंबर्स हो जाएगा। आप जानते हैं मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 3, मॉड ऑफ 0, मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ 2.5, मॉड ऑफ 3/2, सारे डिजिट्स का आप जो है कि यहाँ पे मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि ये इसका जो डोमेन हो जाएगा इस मॉडुलस फंक्शन का वो पूरा रियल नंबर्स हो जाएगा। सीधे केवल लिख देना है बस, डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू रियल नंबर्स ऐसे। इसका रेंज क्या हो जाएगा इसको भी समझना है आपको। रेंज ऑफ f आप जानते हैं यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे जो है कि 0 से लेके केवल नेगेटिव नंबर्स ही इसके रेंज में आएंगे, क्योंकि मॉडुलस के भीतर कोई क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देती है, लेकिन बाहर नेगेटिव लगा होने की वजह से केवल और केवल 0 के सहित नेगेटिव नंबर्स ही लिए जाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to -इनफाइनाइट, इस प्रकार से इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे आप जानते हैं हमेशा ओपन इंटरवल इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी कि 0 से लेके -इनफाइनाइट तक की सभी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा, सेट होगा, वो क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है 5 का सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिखा है शायद 9 - x²। हाँ बिल्कुल सही है, ये f(x) इक्वल्स टू लिखा गया है 9 - x²। इसका डोमेन और रेंज दोनों बातें पूछी गई हैं आपके क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान है। आइए पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो आपको ये समझना है डोमेन क्या होता है। डोमेन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि डोमेन x के ऐसे मानों का संग्रह यानी कि समुच्चय होता है जिनके लिए यह इतनी क्वांटिटी निगेटिव ना हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि ये अंडर रूट के अंदर लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी जो होती है वो रियल नंबर नहीं होती है। तो इस वजह से हमको यहाँ पे रियल नंबर बनाए रखने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, वही क्या हो जाएगा, वही शर्त यहाँ पर डोमेन का कार्य करेगी। तो आइए देखता हूँ यहाँ पे डोमेन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। इसको हम लिख सकते हैं 3 + x और लिख सकते हैं 3 - x ऐसे। ये 3 + x और 3 - x हो जाएगा। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन के बाद मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे इनके सॉल्यूशन रीजन को यहाँ पर पहचाना जाएगा। इसका नियम ये होता है कि इसको 0 के बराबर कंसीडर करेंगे तो x = 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद इसको 0 के बराबर कंसीडर करेंगे तो x = -3 आएगा। तो -3 इसके लेफ्ट साइड में यानी कि इस पोजीशन में जाएगा। ये आप देखें कि इस क्वांटिटी को, ये जो मैंने राउंड में ले लिया है, अगर x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी रखेंगे तो आप देखें कि ये जो हमने राउंड में लिया है इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी।
निगेटिव, 4 रखेंगे तो 3 - 4 यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, पूरी की वैल्यू पूरी वैल्यू ये निगेटिव बन जाएगी। इसका मतलब इससे बड़े मान के लिए ये निगेटिव बन रहा है और इस इंटरवल के लिए ये पॉजिटिव बन रहा है, इससे छोटे इंटरवल के लिए फिर से ये निगेटिव बन रहा है। मैंने आपको सारे नियम बता रखे हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव साइन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि चूँकि पॉजिटिव रीजन हमको चाहिए था, तो पॉजिटिव रीजन -3 से लेके +3 तक है। 3 रखेंगे तो 0 मिलेगा, -3 रखेंगे तब भी ये 0 मिल जाएगा। इसका मतलब जो इसका डोमेन हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू -3 to +3, ये दोनों क्लोज इंटरवल में रहेंगे, यानी कि 3 पे भी वैल्यू डिफाइंड है और -3 पे भी यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है। आगे बढ़ेंगे हम, ये तो हो गया डोमेन। अब इसके रेंज की बात आती है, तो रेंज के लिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर लेट y इक्वल्स टू 9 - x², अंडर रूट, इसको स्क्वायर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब फंक्शन का डोमेन निकालना होता है तो y इक्वल्स टू इतना, यानी कि y का फलन x के टर्म्स में यहाँ पे लेते हैं, लेकिन जब रेंज निकालना होता है तो x का फंक्शन y के टर्म्स में लेते हैं। वही प्रक्रिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। इम्प्लाइज दैट y² इक्वल्स टू 9 - x² हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा x² इक्वल्स टू 9 - y² हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 - y और हो जाएगा 3 + y, और ये वैल्यू हो जाएगी x की, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, आप जानते हैं। अब इस वैल्यू को अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से वही काम यहाँ पे हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -3 आएगा। y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -3 जब आएगा तो सेम पूरा यही बनेगा, यानी कि जो इसका डोमेन निकला था सेम वही इसका रेंज भी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। यहाँ पे देयरफॉर, यानी कि इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज ऑफ f इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे -3 to +3 और क्लोज इंटरवल में, ये इसके रिजल्ट्स हो जाते हैं। कोई समस्या नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सब कुछ बिल्कुल आसान है। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के लिए। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 2b चल रही थी, इसका क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। f(x) इक्वल्स टू mod ऑफ x - 4 अपॉन x - 4, इसका डोमेन और रेंज चाहिए। तो आपको मैंने सिग्नम फंक्शन बता रखा है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिग्नम फंक्शन के बारे में बताया था। सिग्नम फंक्शन को मैंने इस प्रकार से लिखा था, f(x) इक्वल्स टू mod ऑफ x अपॉन x, और सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन और रेंज बताया गया था वो आपको याद होना चाहिए। डोमेन मैंने बताया था इसका रियल नंबर्स, और रेंज मैंने बताया था -1, 0 और +1, केवल और केवल 3 क्वांटिटीज़ यहाँ पे सिग्नम फंक्शन की रेंज में आते हैं बस। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे इस फंक्शन का भी जो फार्म दिया गया है वो भले x की जगह पे x - 4 लिखा गया है, लेकिन यह भी एक सिग्नम फंक्शन का ही फार्म होगा। बस ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा अंतर आएगा ग्राफ में, लेकिन ग्राफ की बात यहाँ पे आपसे नहीं करना है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हों। केवल और केवल इसके डोमेन और रेंज की बात है, तो डोमेन इसका पूरा रियल नंबर्स और रेंज वही चीज़, यानी कि -1, 0 और +1। मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे डोमेन ऑफ f, मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस इक्वल्स टू रियल नंबर्स हो जाएगा, और रेंज ऑफ f जहाँ यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1, 0 और +1, ये 3 क्वांटिटीज़ यहाँ पे इसके डोमेन में हो जाएंगी, सॉरी रेंज में। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद मैं अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2D पे मैं पहुंच रहा हूं। 2D पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, f(x) इक्वल्स टू x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12। क्वेश्चन नंबर 4, f(x) इक्वल्स टू है आपके पास x² + 2x + 1 अपॉन x²
-8x + 12, यही तो लिखा गया है शायद। ठीक, इसका भी केवल मुझे डोमेन चाहिए, इसका रेंज नहीं चाहिए। अगर रेंज चाहते तो इसका थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे सवाल बन सकता था, इस वजह से आपके क्लास 11th के स्टैंडर्ड में इसका रेंज नहीं पूछा गया है। आप आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस के आपको रेंज भी निकालने पड़ेंगे। फिलहाल तो चलता हूँ इसका डोमेन बताने के लिए। तो यहाँ पे ये x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, आप देख रहे हैं। टोटल के अपान में यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन में हो जाएगा यहाँ पे x - 6 हो जाएगा और हो जाएगा ये x - 2 हो जाएगा। यही तो आएगा फैक्टराइजेशन इसका, बिल्कुल सही है ये। अब आगे बढ़ेंगे हम और सॉल्व करेंगे इसका डोमेन कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ज़रा समझने का प्रयास करें कि डोमेन के लिए यहाँ पर केवल और केवल एक शर्त है कि इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर इसका 0 नहीं होना चाहिए, बस। तो ये कहाँ कहाँ पे 0 हो जाएगा उसको समझ लिया जाए, वही डोमेन का हो जाएगा पार्ट। आप देखें x = अगर 6 रखेंगे तब भी ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर x = 2 रखेंगे तब भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर रियल नंबर से 6 और 2 को बाहर कर दिया जाए तो वही हिस्सा इसका हो जाएगा क्या, डोमेन का हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ इसी जगह पे, उधर की जगह बचा के रखा हुआ हूँ, डोमेन ऑफ f = हो जाएगा r, यानी कि रियल नंबर से आप 6 और 2 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और लिखने का तरीका जो मैं लिख रहा हूँ एकदम यही सही आपको लिखना है, कोई समस्या नहीं है। यही हो जाएगा इसका डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लिखा गया है f(x) = √x - 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का डोमेन और रेंज यानी कि प्रांत और परिसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। f(x) √x - 1, इसका डोमेन और रेंज हमको चाहिए। 1 - ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पे इसका डोमेन क्या हो सकता है, आप ध्यान दें इसका डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन का मतलब यहाँ पर x के ऐसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनके लिए कि ये जो हमने राउंड में क्वांटिटी ली है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि धनात्मक होनी चाहिए। तो इसके लिए डोमेन का डिस्कशन ध्यान दीजिएगा कैसे करता हूँ। यहाँ पे एक नंबर लाइन इस प्रकार से -∞ +∞, इसको अगर 0 के बराबर कंसीडर करेंगे तो x = 1 आएगा, और 1 को हम इस प्रकार से नंबर लाइन पर प्लाट कर लिए हैं। अब देख रहा हूँ कि x 1 से बड़ी वैल्यू, जब अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी कंसीडर करेंगे तो यह हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 1 से बड़े मानों के लिए पॉजिटिव मिलेगा और 1 से छोटे मानों के लिए नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब जो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 से बड़े पूरे रियल नंबर्स, implies that डोमेन ऑफ f = 1 to ∞, और 1 पे आप जानते हैं कि क्लोज इंटरवल और इस पे इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल हो जाता है। 1 रखेंगे तो 0 मिलेगा और इससे बड़ी संख्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ूंगा, जब मैं बात करूंगा इसके रेंज की, तो रेंज जानते हैं आप 1 अगर रखेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब इसके बाद की संख्याएं जो होंगी वो इससे बड़ी ही होंगी। तो इसका मतलब इसका रेंज एंड रेंज ऑफ f = यहाँ पे 0 to ∞, 0 पे यहाँ पे क्लोज इंटरवल रहेगा और यहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा। ये भी इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये रेंज हो गया, ये डोमेन हो गया। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ उसको देखने से बेहतर आप यहाँ पे सुनने का प्रयास करेंगे, तभी आप यहाँ पे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डोमेन और रेंज के जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उसमें से लिखना बहुत कम पड़ता है, समझना बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको समस्याएं आएँ, आप कुछ अंतराल के बाद वीडियो दोबारा देखें, उसके बाद कुछ अंतराल के बाद वीडियो तिबारा देखें,
तब हो सकता है चीज़ें यहाँ पे क्लियर हों। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं एकदम सच बात बता रहा हूँ। मैं कई सालों से लगातार लगभग 10 सालों का वक्त गुजर चुका है आपके साथ काम करते हुए या टीचिंग करते हुए, और मेरा हर विद्यार्थी डोमेन, रेंज, रिलेशंस, फंक्शंस का हर टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है, परफेक्ट महसूस करता है। उसका केवल और केवल एक कारण होता है कि विद्यार्थी मेरी बातों का अनुपालन करता है। यहाँ पे जो मैं कहूँगा केवल वही करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। पहली बार, दूसरी बार अगर वीडियो देखने से चीज़ समझ में नहीं आती हैं, आपको और आगे देखना है, कुछ गैप करके देखना है, प्रयास करना है, ज़रूर आपके समझ में आएगा। मुझसे कोई संपर्क की आवश्यकता होती है मुझको आप कॉल कर लीजिए, मैं आपसे बिल्कुल आपकी सारी समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास करने वाला हूँ। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। f(x) = mod of x - 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 है f(x) = mod of x - 1। इसका डोमेन और इसका रेंज चाहिए। तो डोमेन मैंने आपको बता रखा है और फिर से एक बार बताता हूँ कि डोमेन जो होता है मॉडुलस फंक्शन का पूरा रियल नंबर्स होता है। तो डोमेन तो इसका हो गया पूरा रियल नंबर्स, लेकिन रेंज कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दें। डोमेन ऑफ f = रियल नंबर्स, या फिर केवल r लिख लीजिए तब भी वो समझ जाएगा। आगे बात करूंगा मैं यहाँ पे डोमेन के बाद रेंज की। अब रेंज मैं देख रहा हूँ तो रेंज तो हमेशा आप देखते हैं कि केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स आता है। मैंने पहले भी बताया है मॉडुलस फंक्शन पढ़ाते समय कि रेंज जो आता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। यहाँ पर देखूँगा कि यहाँ पर x का मान अगर मैं 1 रख दूँ तो वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, यानी कि 0 के सहित पॉजिटिव रियल नंबर्स जो होंगे वो इसके रेंज हो जाएंगे। एंड रेंज ऑफ f = 0 to ∞। ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है और ये हो जाएगा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सॉल्व कर चुके हैं, इनको विद्यार्थी नोट कर लें। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये विविध प्रश्नावली आपकी चल रही है, विविध प्रश्नावली 2D मिसलेनियस एक्सरसाइज 2D का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा गया है कि एक फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है तो इसका रेंज निकालना है। आप समझने का प्रयास करें, जब फंक्शन इस प्रकार से x, इस प्रकार से दिया गया है तो आप जानते हैं कि x, y के रूप में जब फंक्शन दिया जाता है तो इसका मतलब ये y का काम करेगा। यहाँ पे लेट y = x² / 1 + x²। इस फंक्शन का मुझे रेंज निकालना है। रेंज निकालना यहाँ पे क्या प्रोसेस है, बिल्कुल आसान सा आप समझने का प्रयास करें। implies that y1 + x² = x², ऐसे लिख दिया मैंने। आगे सॉल्व करेंगे हम y + yx² = x², इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे। देखिए पहले y का फंक्शन x के टर्म्स में था, अब की बार x = y के टर्म्स में यहाँ पे फंक्शन को लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे y = x² - yx², implies that y = x² और ये 1 - y हो जाएगा। implies that x² = y/1 - y। अभी तक सब कुछ आपके समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे समझने का प्रयास करें। implies that x = ये हो जाएगा y/1 - y, ये हो जाएगा अंडर रूट में। अब यहाँ पे प्रयास ये करना है हमको कि ये पूरी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए
और हर यानी कि डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं एक स्टेप यहाँ पे और सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस वाई से यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे 1 माइनस वाई। अब ये बिल्कुल आसान हो गया है। अब केवल हमको एक चीज़ देखना है अभी फ़िलहाल कि ये वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 निकल के आएगा। ये माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 0। आप देख रहे हैं इससे 1 निकल के आएगा, इससे 0। 0 हमेशा छोटा है तो लेफ़्ट साइड में आएगा 1 से। अब अगर हम 1 से बड़ी वैल्यू y की कंसीडर करते हैं तो मैं देख रहा हूँ अगर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वैल्यू दे देगा। ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस प्रकार से होगा ये। अब यहाँ पे एक काम और करना है कि इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन तो आप पहले से निकाल चुके हैं। डोमेन इसका निकालना भी नहीं, केवल रेंज निकालना है। x बिलोंग्स R का मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है ही, इसका केवल रेंज निकालना था। तो रेंज मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, implies that range of f equals to 0 to 1। और यहाँ पे 0 पे जो है, 0 पे तो क्लोज इंटरवल लगेगा लेकिन 1 पे ओपन इंटरवल लगेगा। इसका कारण ये है कि अगर यहाँ पे 1 रख दिया जाएगा तो 1 माइनस 1 0 बना देगा, जो कि पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। आप इन चीज़ों को खूब अच्छी तरह से पहले से भी बताई जा चुकी हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 0 to 1, 0 पे क्लोज इंटरवल यानी कि 0 से लेके 1 के पहले तक का इसका क्या हो जाएगा, ये इसका रेंज कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो गया, ये इसका रिजल्ट होता है। एक क्वेश्चन और आगे लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 क्वेश्चन नंबर है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और उसके बाद है यहाँ पे 3x। क्वेश्चन नंबर 12, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 3x है। इसकी कंडीशंस यहाँ पे जो है x लेस दैन आर इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर दैन जो भी हो, मैं यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 और यहाँ पे है x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3 और ये है यहाँ पे x लेस दैन आर इक्वल टू 10। मुझसे कहा गया है कि चेक कीजिए कि f यहाँ पे फलन है कि नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। f का कहा गया है कि संबंध f द्वारा परिभाषित है और g एक फंक्शन और है, उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। और कहा गया है कि बताइए कि f फलन है लेकिन g फलन नहीं है। अभी g भी लिखा गया है यहाँ पे, तो gx इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कंडीशन है x लेस देन आर इक्वल टू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और यहाँ पर है 3x और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू 10। आप देखें कि ये कंडीशन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो है कि ये कंडीशन दोनों में सेम है लेकिन यहाँ पर 3 पे फंक्शन को ब्रेक किया गया है, यहाँ पे 2 पे फंक्शन को ब्रेक किया गया है। कहा गया है कि fx एक फंक्शन है लेकिन gx फंक्शन नहीं है। बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब कुछ समझ में आने वाला है। ज़रा समझने का प्रयास करें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ के अकॉर्डिंग यानी कि फंक्शन 2 फॉर्म में यहाँ पे डिफाइंड किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 4। अगर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, चूँकि x लेस देन आर इक्वल टू 2 यानी कि 2x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 के लिए फंक्शन ये मान्य होगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट g2 इक्वल टू आपने कहा 4 आ जाएगा। और यहाँ से भी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की जो कंडीशन दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन 2 के लिए ये फंक्शन भी 2 के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट g2 के जो दूसरी बात निकल आई है वो है 6 है, यहाँ पे 3 2 जा 6।
तो G2 के जो दो मान निकल आए हैं वो एक 4 और दूसरा 6, इस वजह से Gx यहाँ पे फंक्शन नहीं हो सकता है। आप खुद ही जानते हैं कि यहाँ पर यूनिकनेस की कंडीशन आपको बताई गई थी जब फंक्शन की डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी। तो इस वजह से हाँ, कुछ विद्यार्थी हो सकता है परेशान हो रहे हों, तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूँ। इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए आप B। A से B में एक फंक्शन बनाया गया है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 और 6 है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे। मैंने कहा था जब इस कंडीशन में अगर आपका इमेज बन रहा हो तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन का इमेज आपका ऐसे, जैसे 2 है, 1 है, यहाँ पे 6 है, अगर ऐसे बनता था इस प्रकार से, ये फंक्शन की कंडीशन होती थी। फंक्शन की कंडीशन ये नहीं हो सकती थी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो इस वजह से ये फंक्शन नहीं होता है। और Gx क्या फंक्शन होगा आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पे x = 3 की जो शर्त है, तो यानी कि f3 की वैल्यू, हम पहले f3 की वैल्यू निकालते हैं। f3 की वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 9 हो जाएगा ये। लेकिन अगर हम f3 के लिए ये फंक्शन भी तो यहाँ पर वैलिड है, x = 3 की कंडीशन यहाँ पर भी तो फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ से भी f3 की वैल्यू कितनी निकल रही है, 3 3 जा 9 ही तो निकल रहा है, यानी कि सेम वैल्यू निकल रही है। अगर वैल्यू अलग अलग आ जाती, f3 है तो f3 का एक वैल्यू आना चाहिए, लेकिन अगर f3 के दो अलग अलग वैल्यू आ गए, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया था, तो वो भी फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर f3 की वैल्यू 9 इस कंडीशन से भी आई है, f3 की वैल्यू 9 इस कंडीशन से भी आई है, तो इसका मतलब कि ये जो दिया गया है f, इस फंक्शन को ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। दैट्स ऑल। इसके अलावा विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट करें और समझने का प्रयास करें, बार बार चीज़ों को समझें। और यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब आपका ये दूसरा चैप्टर, यानी कि पहले चैप्टर में आपने सेट्स समाप्त किया है पूर्ण रूप से, दूसरे चैप्टर में आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस को भी पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका टेक्नोमेट्री का आने वाला है, और टेक्नोमेट्री में 2 वीडियोस मैं सीधे लिंक केवल भेजूंगा, उस लिंक के माध्यम से आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। टेक्नोमेट्री जब शुरू हो जाएगा आपका, तो मैं अल्टरनेट आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा। अल्टरनेट का मतलब मैं प्रयास करूंगा एक वीडियो आप 11th का लें और दूसरा वीडियो आप 12th का लें, जिससे कि दोनों क्लास के विद्यार्थियों का सिलेबस पैरेलल चलता रहे और कोई चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। अगर साल भर आपकी क्लास नहीं चल पाएगी तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।